नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और आज का दोस्तों जो वीडियो है ये सभी के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। और आपको पता है स्टडी IQ ऐप पर यहाँ पर दिवाली सेल चल रही है जहाँ पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स परचेज करने पर, और एक्स्ट्रा आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है दोस्तों, यहां पर डेली हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा स्टार कैंपेनर के बारे में। मैं आपको ये जो मुद्दा बताऊं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ जी, उनका जो स्टार कैंपेनर का एक तरह से पद है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था कि स्टार कैंपेनर है वो हमारे, लेकिन यहां पर रिवोक कर दिया था रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन यहां पर वापस से कमलनाथ जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था रिवोक करने का कमलनाथ जी के ऊपर, उसको यहां पर स्टे लगा दिया है। मतलब वो स्टार कैंपेनर बने रहेंगे। तो यहां पर स्टार कैंपेनर एग्जैक्टली है क्या, यहां पर इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। तो यहां पर सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि द स्टार कैंपेनर हैज बीन डिफाइंड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। जी नहीं, यहां पर जो स्टार कैंपेनर का जो डेफिनेशन है ना तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है और ना ही किसी लॉ के अंदर है। तो ये जो मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, यहां पर कहीं पर भी स्टार कैंपेनर के डेफिनेशन के बारे में नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। देखिए आपको पता होगा कि जब भी यहां पर इलेक्शंस होते हैं तो जो कैंडिडेट होता है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो यहां पर जो स्टार कैंपेनर होता है उसके ऊपर ये जो एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होता पर्टिकुलर कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो यहां पर वो एक्सपेंडिचर इनके में ऐड नहीं होगा। ये एक फायदा होता है कि जो स्टार कैंपेनर होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पार्टी, अब ऐसे तो क्या कर सकती है, कोई भी पार्टी बहुत सारे स्टार कैंपेनर निकाल सकती है। इसके लिए यहां पर क्या किया गया है कि एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, एक होती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, दूसरी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो यहां पर जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उसके ऊपर यहां पर जो स्टार कैंपेनर वो लोग कर सकते हैं वो उसकी संख्या है 40, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उनके लिए जो स्टार कैंपेनर्स हैं मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यहां पर कोविड-19 वगैरह को देखते हुए इसको रिड्यूस भी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और 40 से 30 कर दिया गया है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए यहां पर 20 से 15 कर दिया गया है। ये रिसेंटली डिसीजन लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। रिसेंटली यहां पर एक न्यूज सामने आई थी कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखा गया है एक देश के द्वारा फॉर बूस्टिंग इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 2035 का लॉन्ग टर्म का एक टारगेट सेट किया गया है। कई प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहां पर सिंपल बनाने की मैंने कोशिश की है। आपको सिंपली यहां पर बताना है कि किस देश ने ये जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको सेटअप किया है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो काफी मुश्किल हो सकता है, काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, काफी सिमिलर लग सकते हैं ऑप्शन, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जी हां, चाइना ने यहां पर लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हैं ताकि वो अपने इकोनॉमी को और बूस्ट कर सके और अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको भी बढ़ा सके। और यहां पर यह किया गया है, जो चाइना की रूलिंग एक सिंगल पार्टी सिस्टम है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और आप देख सकते हैं इसको 3 तरह के गोल्स में बांटा गया है। एक है 2025 में, 2027 और 2035। और यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो मेन एम है वो है कि बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इनोवेशन। तो यहां पर इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब यहां पर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा, इनोवेशन को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला टारगेट है 2027 का, यहां पर क्या होगा कि 100th एनिवर्सरी होने वाली है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। तो वहां पर उसके पहले ये लोग चाहते हैं कि अपनी जो सिक्योरिटी है, मिलिट्री पावर है, उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और फाइनली जो विजन 2035 है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली एक देश के द्वारा विजन 2035 लॉन्च किया गया था, ये किसके द्वारा है, तो ये भी चाइना के द्वारा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मेनली उनका एम है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किया जाए, टेक्नोलॉजिकल यहां पर पावर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर रूरल डेवलपमेंट फंड ये रिसेंटली न्यूज में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? यहां पर 3 स्टेटमेंट हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे?
तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट, इसको रिसेंटली पास किया गया था। जी नहीं, यहां पर सेंटर के द्वारा ये जो फंड है, ये जो एक्ट है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट, ये 1987 का एक्ट है। तो ये आपको पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पर क्या होता है कि ये फंड है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। अब अमाउंट किस तरह से आएगा, तो यहां पर जो भी परचेजिंग एंड सेल होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जो फार्मर यहां पर प्रोड्यूस करता है, उसके प्रोड्यूस करने के बाद जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो वहां पर 3% सेस लिवाई किया जाता है। अब सेस का मतलब हो गया कि जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर यहां पर ये, उस टैक्स के ऊपर ये 3% सेस होता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें यही होता है कि 3% सेस लगाया जाता है और उससे जो भी फंड कलेक्ट होता है, अमाउंट कलेक्ट होता है, वो इस पर्टिकुलर फंड में चला जाता है। एक और चीज याद रखना कि ये जो रूरल डेवलपमेंट फंड है, ये एग्जीक्यूट बेसिकली जो मैनेज किया जाता है, ये है आपका बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जो भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे उनके लिए किया जाता है। और यहां पर एक चीज याद रखना कि ये बेसिकली लाया गया था पंजाब के लिए। इसका नाम क्या है, रूरल डेवलपमेंट फंड, मतलब कि एक ऐसा फंड जो कि पंजाब के रूरल के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ज्यादातर प्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो किसके द्वारा होती है, वो होती है एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर यही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही ये फंड को कलेक्ट करता है और एक तरह से पास ऑन कर देता है पंजाब को। तो एक ये चीज याद रखना आप। इसका मेन एम ये होता है कि यहां पर मंडी के अंदर और मंडी के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाए, इसके लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहां पर क्या होने लगा कि धीरे धीरे इस फंड के थ्रू जो जैसे कि आपने सुना होगा फार्म लोन वेवर स्कीम आती है, ठीक है, तो उसमें कई बार खर्चा कर दिया जाता था। कई बार सरकार जो है कई सारे स्कीम्स निकालने के लिए फार्मर्स के लिए यहां पर लोन ले लेती थी। लोन लेने के बाद वहां पर इंटरेस्ट कलेक्ट होने लगता था, तो उस इंटरेस्ट के लिए यहां पर पेमेंट होने लग गया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली यहां पर क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार के लिए फंड रोक दिया है, जिसकी वजह से जो पंजाब सरकार है वो खुश नहीं है। और यहां पर पंजाब सरकार का कहना है क्योंकि हमने रिसेंटली जो 3 फार्मर्स बिल आए थे उसको प्रोटेस्ट किया था, इसकी वजह से ये जो आपका डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो है। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रूरल डेवलपमेंट फंड है क्या। ये स्पेसिफिकली पंजाब के लिए ही आया था ताकि वहां पर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर रिसेंटली एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट लाया गया। देखिए, जब मैं ड्राफ्ट कहता हूं इसका मतलब ये होता है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ड्राफ्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग सेम चीज होने वाली है फाइनली, ठीक है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले एक ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, उसमें ज्यादातर चीजें सेम थी जो कि इस बार आया है, ठीक है। तो एक मॉडल एक्ट लाने की कोशिश की गई है, एंड रूल्स फॉर स्टेट ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटल। देखिए, कंक्लूसिव लैंड टाइटल का मतलब होता है कि यहां पर फाइनली जो लैंड है वो किसके नाम पर है वो कंक्लूसिवली बता दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर यहां पर जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई करना, किसके नाम पर जमीन है, इसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं, कोर्ट कचहरी के अंदर काफी ज्यादा जाना पड़ता है। तो यहां पर जो लैंड टाइटलिंग का पूरा मामला है फाइनली हमारे देश में सेटल हो सके, इसके लिए एक एक्ट लाया जाए। तो यहां पर ये ड्राफ्ट निकाला गया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये किसके द्वारा ये ड्राफ्ट लाया गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए वो है आपका, अगर आप सोच रहे हो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, गलत हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। जी हां, नीति आयोग के द्वारा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट लाया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना लैंड से रिलेटेड यहाँ पर लिटिगेशंस होते हैं, जो कोर्ट कचहरी के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के बीच में, उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर सपोज मैं कहता हूँ एक गांव के थ्रू यहाँ पर रोड जानी है, तो यहाँ पर रोड जानी है तो लैंड को एक्वायर करना होता है, लेकिन वो लैंड कई बार डिस्प्यूटेड होता है। अब डिस्प्यूटेड होगा तो अब सोचिए कितना डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स में। तो इसके लिए यहाँ पर जरूरी है कि इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से हो सकें। इसके लिए ये पर्टिकुलर आपका जो ड्राफ्ट मॉडल है वो लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादातर इसमें पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, और जैसे ही ये नोटिफाई हो जाएगा मॉडल एक्ट, उसके 3 साल के बाद कोई भी डिस्प्यूट यहां पर रेज नहीं होगा। मतलब अगर 3 साल तक किसी ने क्लेम कर दिया ये मेरा लैंड है यहां पर, और उसको कोई भी रेज नहीं किया उसके डिस्प्यूट को लेकर, तो 3 साल के बाद वो पर्टिकुलर लैंड उसी पर्सन का हो जाएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली यहां पर अगर किसी के नाम पर लैंड हो गया तो फार्मर क्या कर सकता है, काफी आसानी से जो फाइनेंस है, क्रेडिट है, वो ले सकता है ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ा सके। ये सारी चीजें की जा सकती हैं, तो काफी हद तक फायदा मिलेगा। ये ड्राफ्ट मॉडल एक्ट एंड रूल्स फॉर स्टेट ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटल
साइट लिंक के थ्रू। ध्यान रखिएगा नीति आयोग के द्वारा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंटली ओलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहां पर आप क्या मुझे बता सकते हो 3 स्टेटमेंट हैं ओलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड। काफी यहां पर एक तरह से क्या आप कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक होता है अक्सर यूपीएससी का, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए यहां पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है अगेन गलत हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है कि दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल। जी नहीं, यहां पर दे आर नॉट द लार्जेस्ट अबंडेंट, ये दे आर द स्मॉलेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट तो ठीक है, यहां पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट नहीं होते हैं। ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो गया। दूसरा और तीसरा ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है कि इंडियन ओशन के अलावा ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में भी पाए जाते हैं। जी हां, पाए जाते हैं, ऐसा मत सोचना। ऑल्दो ये न्यूज में अक्सर रहता है, उड़ीसा कोस्ट पर जो ऋषिकुलिया गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये अक्सर न्यूज में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी ओशंस में नहीं पाए जाते। ये पैसिफिक, ये आप लोकेशंस देख सकते हो, ये काफी हद तक जो मैक्सिको का यहाँ बॉर्डर लाइन है, इसके अलावा अटलांटिक में भी आप देख सकते हो। तो ये लगभग ये पूरे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा ऑब्वियस सी बात है, ऋषिकुलिया जो कोस्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, यहां पर एक मेजर नेस्टिंग साइट है ये बेसिकली। तो ये भी आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिरकार ये मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्यों अभी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि जो इनका मूवमेंट होता है ओलिव रिडली टर्टल्स का, इसको आप वापस से ट्रैक करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि जो गहीर माता बीच और ये जो आपका आता है उड़ीसा कोस्ट पर, तो इनका कुछ मूवमेंट में अंतर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि वापस से आप इसके मूवमेंट को एक बार ट्रैक करिए और बताइए कि किस तरह का है, क्या ये पहले से ही सेम है या फिर अलग है, किस प्रकार से है। तो आई होप कि यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है पावर स्कीम फॉर वुमेन के बारे में। क्या आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना है? पावर स्कीम फॉर वुमेन, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा, पावर का यहां पर फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, तो यहां पर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, हम बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आपको पता है जो प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग जो लैबोरेटरीज में फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो वहां पर अक्सर देखने को मिला है कि जेंडर गैप काफी ज्यादा हो गया है। यहां पर वुमेन को जो एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, वहां पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, शायद वो उतना नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए ये पावर स्कीम फॉर वुमेन अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के थ्रू लाया जा रहा है। लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग। अगर आपने इसके बारे में, स्कीम के बारे में नहीं सुना होगा, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पावर स्कीम फॉर वुमेन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है, तो नीति आयोग होगा। जी नहीं, इसका जो राइट आंसर है, देखिए ये आपका हो जाएगा डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन किया गया है बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, अब ये भी चीज ध्यान रखना कि ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर? स्टैट्यूटरी का मतलब ये हुआ कि ये लॉ के थ्रू पास किया गया है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, वुमेन साइंटिस्ट के लिए, जो साइंटिस्ट हैं वुमेन, टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, कहां पर? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इन वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लैबोरेटरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर वुमेन को भी कहीं कुछ हद तक ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, इसके लिए ये पावर स्कीम फॉर वुमेन लाया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आपको रिसेंटली पता होगा कि नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, ये सेलिब्रेट किया गया था 31 अक्टूबर। आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी होता है 31 अक्टूबर, और कुछ इवेंट्स वगैरह भी कराए गए थे जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शामिल थे। लेकिन मेरा आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 सत्याग्रह के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदोली सत्याग्रह 1918। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन से सत्याग्रह में शामिल हुए थे? लेट मी नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहां पर अगेन
आपको पता है कि गुजरात से वो रिलेट करते थे। यहाँ पर जो तीनों ही प्लेस हैं वो गुजरात से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर नहीं किया होगा तो मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो जब गांधी जी भारत आए थे तो जो सबसे पहला 3 सत्याग्रह था वो कौन कौन सा था? एक था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कठिया सिस्टम है उससे रिलेटेड, वो हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है कि ये अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक है, ये 1917 में चंपारण वाला। अहमदाबाद सत्याग्रह ये किस चीज से रिलेटेड था? जो मिल के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली अपना वेजेस से रिलेटेड ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। तो 1918 में ये हुआ था। ये तो एक बात याद रखनी है। दूसरा वाला ये हुआ था। फिर गांधी जी का तीसरा हुआ था, उसको कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये भी आपका 1918 में ही हुआ था। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में पार्ट नहीं लिया था। उन्होंने पार्ट लिया था खेड़ा सत्याग्रह में। और सॉरी, यहां पर मैंने 1918 लिखा हुआ है, ये 1918 नहीं है, बारदोली वाला है, ये आपका 1928। सॉरी, आई थिंक मुझसे टाइप करने में एरर हो गया। ये 1928 है। तो जो बारदोली सत्याग्रह है, इसमें भी ऑब्वियस सी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। इनफैक्ट ये पूरा वुमेन का ये पूरा मूवमेंट था, अगेन एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड। खेड़ा वाला भी जो था, यहाँ पर जो फसल वगैरह थी वो खराब हो गई थी, तो उससे रिलेटेड था ये। तो वो स्टैटिक पार्ट आप डेफिनेटली कवर करिए, लेकिन इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस के हिसाब से भी याद रखना है। ठीक है, तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अहमदाबाद में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। सेकंड और थर्ड, इन दोनों में यहाँ पर उन्होंने पार्ट लिया था। और एक और चीज याद रखना कि ये बारदोली सत्याग्रह था, जहां पर जो वुमेन है उन्होंने एक तरह से सरदार का जो टाइटल है वो वल्लभ भाई पटेल जी को दिया था, जिसका मतलब है चीफ या फिर लीडर, सरदार। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। और रिसेंटली आपको पता है केवड़िया में यहाँ पर सी प्लेन वगैरह सर्विस लॉन्च की गई है। अहमदाबाद टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर एक एलिफेंट रिजर्व के बारे में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। क्या आप मुझे गेस करके बता सकते हो किस एलिफेंट रिजर्व की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए यहां पर पहला बोल रहा है कि ये एलिफेंट रिजर्व को दर्जा दिया गया था 2002 में। ठीक है, आपको पता है प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है 1990s से, यहां पर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। उसके अलावा यहां पर कंसोरा बारकोट एलिफेंट कॉरिडोर, ये भी वहां पर लोकेट होता है जिस एलिफेंट रिजर्व की हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा वाला, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने एलिफेंट हैं, वो जो डेंसिटी है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर है, अगर आप सोच रहे हो दिहिंग पटकाई, गलत हो जाएगा। काजीरंगा गलत हो जाएगा। इनटंकी एलिफेंट रिजर्व मैं बता दूं ये है आपका नागालैंड में, ये भी गलत है। ये जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। जी हाँ, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो कि आपका उत्तराखंड में आता है और ये देहरादून के पास है। और यहां पर मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कंसिडर करने के लिए कहा है कि जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसके पास यहां पर जो भी लैंड वगैरह एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ये नया एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है, देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। बेसिकली नया नहीं है लेकिन इसको एक्सपैंड करने की, और ज्यादा एक्सपैंड करने की बात कही जा रही है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उत्तराखंड सरकार को कहा है कि एक बार आप इसको विचार करिए वापस से, क्योंकि वहां पर सेंसिटिव एरिया है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा और इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह का हिंट दिया जाएगा। तो यहां पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिसेंटली न्यूज में क्या चीजें चल रही हैं। और यहां पर आप मैप में देख सकते हो, ये आपका उत्तराखंड और यहीं पर पास में है आपका ये एलिफेंट रिजर्व आप देख रहे हो यहां पर, और देहरादून भी इधर ही है। ठीक है, तो इसी के पास ये पूरा न्यूज चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि डेली करीब 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्मूथ चलती रहे, इसके लिए यहां पर 2 स्टैटिक क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर जो स्टैटिक पार्ट है, ताकि वो भी आपका कवर होता रहे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, कोई भी करेक्ट नहीं है। बहुत मुश्किल हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। सबसे पहला कह रहा है कि इट इज हाईली रिलीजियस सिविलाइजेशन। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ऑल्दो आप कह सकते हो कि इस तरह से रिलीजियस सिंबल्स आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन अगर सपोज स्टेटमेंट आता है कि हाईली रिलीजियस सिविलाइजेशन है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर सेक्युलर सिविलाइजेशन है, इसको माना जाता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट इज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन
ऑल्दो यहाँ पर आपको रिलीजियस एलिमेंट देखने को मिलते होंगे, जैसे कि प्रीस्ट हो गया, इस तरह की चीजें, लेकिन यहाँ पर ये जो रिलीजियस चीजें हैं वो आपका डोमिनेट नहीं करती थी। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा वाला मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉटन यूज नहीं किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल किया जाता था कॉटन। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट भी आप कर रहे हो, उसको किस तरह से पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका स्टैटिक पार्ट का ही क्वेश्चन है। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि तिब्बत से कई सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती होंगी। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, इसके अलावा इरावदी, मेकोंग रिवर्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा, म्यांमार वगैरह से होके गुजरती है इरावदी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिवर्स हैं आपकी ज़्यादातर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तिब्बत से होती हैं। एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस, कई सारे माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर, उसके पैरेलली यहाँ पर उसके थ्रू गुजरती हैं इन देयर अपर रीचेस। लेकिन ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में स्टडी तो किया ही होगा कि जैसे भारत का मैप है, वहाँ पर अगर तिब्बत में ये स्टार्ट हो रहा है तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, और आपने देखा होगा इस तरह से यू टर्न का शेप लेता है कुछ। ये अपने कोर्स में यू टर्न का इस तरह से शेप लेता है टू फ्लो इनटू इंडिया। दिस यू टर्न इज ड्यू टू व्हाट? क्या आप बता सकते हैं ये जो यू टर्न होता है इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? तो अगर अगेन इसको ध्यान से करने की कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए कई लोग मिस्टेक कर सकते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इट इज बिकॉज ऑफ सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज। आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो इट इज अमंग दी यंग माउंटेन्स, जैसे कि अरावलीज हो गया। अरावलीज तो ओल्ड माउंटेन्स में आता है, बहुत साल पहले में भी हो सकता है अरावलीज जो है हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा होता होगा, लेकिन जो हिमालय है आज के डेट में हम देख रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द यंग माउंटेन, और आज भी ये आपका बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मैप है, एक तो ये जो वेस्टर्न साइड वाला, यहाँ पर भी हम इसको कहते हैं सिंटेक्शियल बैंड होता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था कि जब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपको पता है कि ये बेसिकली यहाँ पर क्रैश हुआ था यूरेशिया के साथ। ये ऊपर वाला पार्ट यूरेशिया का है, ये यहाँ पर क्रैश हुआ था, और आज भी ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो आपका इसके नीचे चलता जा रहा है, राइट। और यहाँ पर कई सारे रिवर्स ओरिजिनेट हुए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, और जब ये एंटर करता है यहाँ पर तो ये यू टर्न का बैंड लेता है, तो इसको सिंटेक्चुअल बेंडिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जियोलॉजिकली जो यंग हिमालय है उसकी वजह से यहाँ पर बेंडिंग हो गया और ये लॉक हो गया एक तरह से आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलता होगा, इधर भी कई सारे रेंजेस हैं, और जो हिमालय है बेसिकली आपको पता होगा ये एक तरह से कंटिन्यू हो जाता है कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, आई एम श्योर आपने सुना होगा, यहाँ पर नीचे जाता है और इवन जो इंडियन ओशन है वहाँ तक भी ये चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरे रीजन्स ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका रीज़न क्या है ये भी पता होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर देखिए कई लोग मिस्टेक क्या कर सकते हैं, उनको कंफ्यूज हो सकते हैं बी में या फिर डी में, क्योंकि डी में मैंने लिखा है बोथ ए एंड बी, मतलब ए वाला भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, तो ऊपर देखने में लग सकता है अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज। देखिए अपलिफ्ट तो सभी माउंटेन्स होते हैं, राइट, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका रीजन ये थोड़ी है कि वो इस तरह से यू टर्न ले लेगा। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयस की वजह से। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर 3 नवंबर में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि स्टडी IQ ऐप पर यहाँ पर आप इस तरह के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली 50% डिस्काउंट, प्लस यहाँ पर अंकित 10 ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरे इकोनॉमी के भी कोर्सेज हैं, 1000 MCQ इकोनॉमी, ये फिक्स्ड कोर्स है, यहाँ पर ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है, आप वहाँ पर परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको पता ही होगा कि मेरे कई सारे क्वेश्चन जो हैं MCQ के फॉर्म में मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज़ के फॉर्म में, यहाँ पर आप सिंपली इसको प्ले कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।